हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगेश। तो आज हम लोग आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 2 कवर करने। ठीक है, हम लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 कवर कर लिया, मशीन लर्निंग का यूनिट 1 कवर कर लिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूनिट 1 कवर कर लिया, और वेब टेक का भी चांसेस है कि जल्दी से यूनिट 1 और 2 जल्दी कवर कर लूँ, कोशिश करूँगा। और फिलहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 2 है, और एक बड़ा अपडेट भी है आप लोग के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी एनएलपी, एलएलएम्स और मशीन लर्निंग एंड और एआई, मतलब स्क्रैच से मोस्ट एडवांस तक, कह सकते हो एडवांस के भी आगे तक का आप लोग को सिखाऊँ ईजी वे में, और पूरा आपको खुद से डेवलप करना सिखाऊंगा और आपको आ भी जाएगा। तो ठीक है, अगर आप लोग एक्साइटेड उस चीज़ के लिए तो मेरे को कमेंट से बताना, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा वीडियो लाऊं, और प्रॉपर यूआई के साथ बनाएंगे वो। ठीक है, तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 2। तो पहले हमारे पास टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, डेटा मतलब जो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसमें मुझे जो जो चीज़ के भी रिक्वायरमेंट्स है वो सबको मैं कलेक्ट करूँगा। तो एक तरह से उस प्रोसेस को, उस वैलिडेशन को, उस मैनेजिंग मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एसेंशियल्स को हम लोग कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं नोट्स के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन के लिए वन शॉट वीडियोस और वन शॉट नोट्स और भी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपके पास कुछ स्टेप्स आते हैं, जो कि पहला होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। एलिसिटेशन तो एलिसिटेशन का मतलब होता है जनरल में कि कम्युनिकेट करना। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि हमारे क्या प्रॉब्लम है, क्या आगे हम चलो देखेंगे उस चीज़ को, वैसे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उस सब के बारे में हमने कम्युनिकेट करना, हम सबको गैदर करना हमारा आता है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन राइटिंग गंदी है तो उस पर ना जाए, भावनाएं पे जाए। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस का मतलब है कि हम लोग को जो भी स्पेसिफिकेशंस हम लोग को रिक्वायर्ड होगी हमारे प्रोसेस में, वो सब के बारे में जानकारी देना। ठीक है, फिर आता है रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का हमारे पास वो आता है, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। ठीक है, और दोनों बहुत सिमिलर से टर्म है। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने को आता है हमारे पास 2 नंबर में ज़्यादा आ जाएगा, नहीं तो किसी क्वेश्चन के साथ आएगा तो 10 नंबर में आएगा। ठीक है, फिर होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, उस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। ओके, डन। तो देखो, एक तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सिंपली और थोड़ा बहुत लिख के समझा दूँ। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारे पास होगा रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। तो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का मतलब होता है कि गेन नॉलेज करना, मतलब कि इट इज़ अ मतलब इट इज़ यूज टू गेन नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट डोमेन एंड रिक्वायरमेंट्स बेसिकली। ठीक है, और जो भी मतलब कि हमारे कस्टमर्स की क्या नीड है, हमारा बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस का मैनुअल्स क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का क्या है, और हमारे स्टेक होल्डर्स वगैरह क्या चीज़ है, और उन सब में मतलब दिमाग लगाना, उन सब के गैदर करना, उन सबसे क्लाइंट से हमारा कम्युनिकेट करना, तो वो सब आ जाता है हमारा एलिसिटेशन के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको कितना हमारे पास यूज़ हो रहा है, उन सबका कितना हमारा स्पेसिफाइड है वो चीज़, कितनी हमारे मॉडल स्पेसिफाइड है उस चीज़ में। ठीक है, कितने यूज़ हो रहा है बेसिकली। और ड्यूरिंग स्पेसिफिकेशन मोर नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम मे बी रिक्वायर्ड विच कैन अगेन ट्रिगर द एलिसिटेशन प्रोसेस। मतलब कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन वाले प्रोसेस में हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज की
रिक्वायरमेंट होगी, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम लोग का एलिसिटेशन प्रोसेस इसमें ज़्यादा रिक्वायर हो सकता है। मतलब कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में भी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इन सब में जैसे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या आते हैं, जैसे कि ER मॉडल्स हो गए, ठीक है। ER मॉडल हो गए, क्लास डायग्राम्स है, ये सब हमारे डेटा फ्लो डायग्राम्स हो गए, ये सब हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में आता है, ठीक। तो हमारे पास अब आता है रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो कि अभी मैंने बताया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी टास्क हमको दिया गया है, हमको वो इंश्योर करना कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। मतलब लेट से मैंने आपसे कहा कि आपको एक डेटा सेट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब आपने बना तो दिया, ठीक है। अब आपको ये वेरीफाई करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको टेस्ट करना होगा कि हमारा हमारे जितने भी डेटा है उन सबको प्रॉपरली फेच कर पा रहा है कि नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहा है कि नहीं, हमने जो भी टास्क करवाया है वो चीज़ वेरीफाई हो पा रही है हमसे कि नहीं हो पा रही, ठीक है। और जो वैलिडेशन होता है, ठीक है, वैलिडेशन का मतलब होता है कि क्लाइंट ने हमको जो भी टास्क दिया है वो प्रॉपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। मतलब अगर कस्टमर चाहता है कि यहाँ पे होम पेज की बटन हो तो वहाँ पे होम पेज की ही बटन हो, वहाँ पे मेन्यू की बटन ना हो। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। तो बेसिकली देखो, इसको अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है तो इसके लिए तुम ऐसे समझ सकते हो कि वेरिफिकेशन तुम क्या लिख सकते हो कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। मतलब वेरिफिकेशन में और वैलिडेशन में तुम लिख सकते हो, पहला पॉइंट, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। मतलब आर छोटा होगा, ठीक है ना, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हमको यही इसी प्रोडक्ट की नीड है कि हम सही कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ, वैलिडेशन का मतलब हुआ कि क्या हम लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। अगर ये डिफरेंस लिखने को आता है तो सेम एग्जैक्ट यही पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और यहाँ पे आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। मतलब क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही तरीके से बना रहे हैं, और क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझे डिफरेंस। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसके डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, मैं नोट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा। मेरी मानो तो साथ में एक नोटबुक पेन लेके बैठो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको अपनी भाषा में थोड़ा बहुत पॉइंट्स में नोट करते चलो, साथ में नोट्स भी ओपन कर लेना साइड में। तो अगर तुमको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए, कोई पॉइंट डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ में तुम अगर एग्जाम के टाइम पे जाओगे पढ़ने तो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि ये एक प्रोसेस होता है ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग और प्रायोरिटाइजिंग, और ये सब चीज़ों के लिए हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट काम करता है। मतलब बेसिकली कि अगर हम कोई चेंजमेंट करना है, कोई हमारे क्लाइंट ने जैसे कि बोला कि हमको एक चैटबॉट चाहिए, ठीक है। लेट्स से हमारे क्लाइंट ने बोला कि हमको एक चैटबॉट चाहिए, हमको एक जार्विस बना के दो, ठीक। उसने बताया कि यहाँ पे होम बटन होनी चाहिए, यहाँ पे चैट बटन होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे उसका टेक्स्ट आना चाहिए। इस तरह करके उसने कहा कि हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। आपने बना के दे दिया, ठीक। अब उसकी डिमांड चेंज होगी, उसने कहा कि अच्छा ये जो होम बटन है और ये जो भी बटन है, चैट वाला बटन है, इसको मुझे साइड बार में लगा के दे दो। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जो है एक साइड बार पॉपअप होना चाहिए जहाँ पे होम बटन और ये आला हो, और यहाँ पे चैट अपने आप चलती रहे। समझे। तो ये जो चेंजमेंट करना है, ये चेंजमेंट करना आपके लिए ऐसे मतलब मॉडिफाई करना आपको ये आसान होना चाहिए। मतलब कि आप अगर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। मतलब कि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के एक्टिविटीज़ और मेथड्स,
ठीक है, मतलब कि हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आता है जैसे कि एक्टिविटीज़ का मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमको पता होती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए बेसिकली। तो पहला है कि आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ ओवरऑल एरिया वेयर द सिस्टम इज अप्लाइड। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि आपको जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के साथ सिस्टम को इंटरैक्ट कराना आना चाहिए। ठीक है, फिर जो तीसरा है वो है आपके पास एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूज़र, मतलब कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूज़र आपको लेनी चाहिए। मतलब आपको यूजर्स को क्या क्या चाहिए, आपको उसके बारे में डिटेल और डीप में पता कर लेना चाहिए, ताकि आप वो जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आप सही से बना पाओ। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं एलिसिटेशन के। मतलब कि एलिसिटेशन मतलब क्या होता है कि आपको बेसिकली फेचिंग ऑफ डेटा थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, आप फेचिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स थ्रू कम्युनिकेशन, इस तरह से करके आप समझ सकते हो। तो किस वे में आप कम्युनिकेट करके अपना इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। उसमें भी 4 स्टेप होते हैं बेसिकली, जिसमें पहला होता है आपके पास इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा, तो लिखना क्या बता दे रहा, मतलब ऐसे पहला होता है आपके पास इंटरव्यूज, आप ले सकते हो। ठीक है, आप अपने आप लिखते रहो। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। ठीक, फिर तीसरा होता है क्वालिटी फंक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, QFD इसको कहते हैं। और फिर चौथा होता है आपके पास यूज केस अप्रोच। ठीक है, अभी हम इन सब को डिटेल में अभी देखेंगे। और इन सब के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू वाले में क्या होता है, इंटरव्यू में हम लोग एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करते हैं हमारे क्लाइंट और हम लोग के बीच में, ताकि हम उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम लोग समझ सकें। ठीक है, एक ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है, मतलब कि कोई हमारा प्री सेट एजेंडा नहीं होता है। कि जैसे कि आपके क्लाइंट ने आपको फ़ोन किया कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने कहा ठीक है, मैं हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आप आ जाइए यहाँ पे। तो मतलब कुछ प्री सेट सेटिंग नहीं है कि यहाँ पे कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन यही पूछने हैं या कुछ और है। मतलब या फिर हो सकता है वॉक इन करके आ गया कोई भी आपका क्लाइंट और सीधे आपके ऑफिस में उसने कहा सर मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपने तुरंत इंटरव्यू ले लिया उसका। ठीक है, तो मतलब कोई प्रीसेट एजेंडा नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके जो इंटरव्यू होता है वो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब है कि उसमें कुछ एजेंडा होता है कि हमको एक कंक्लूजन पे लाना है, उसको हमको एक जज करना है, हमको कुछ जज नहीं करना है, वो खाली अपनी रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन से फेच करनी है। ठीक है, और अब क्या होता है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास था ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस क्या होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में होता है कि मतलब इट इज़ अ गुड टेक्निक ऑफ गुड टेक्निक्स फॉर अ न्यू आइडिया। मतलब कि आपके पास जैसे कि आपका एक कोई ग्रुप है। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे अपने कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे आपका एक पूरा ग्रुप बैठता होगा। ठीक है, अब उसमें ऐसे आप एक होता है ग्रुप लीडर, जो कि डिसाइड करेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या नेसेसिटीज होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए, क्या क्या करना है हमको। ठीक है, पर्सन ए ने आपको एक आइडिया दिया, पर्सन 2 ने एक आइडिया दिया, पर्सन 3 ने एक आइडिया दिया, पर्सन 4 ने एक आइडिया दिया। ठीक है, अब उन सबको एक डॉक्यूमेंट करना, उन सबको लिखना एक प्रायोरिटी वाइज में। मतलब कि हमको जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया कि हमको एक जारविस बनाना है। ठीक है, अगर आपको जारविस बनाना है तो उसके लिए आपको पहले आपका खुद का डेटा होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या उसमें फीचर्स डालने हैं वो, और उसके बाद आपको फ्यूचर स्कोप आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जो फ्यूचर स्कोप वाला है उसकी प्रायोरिटी कम होगी, इसलिए उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मेरा मतलब ये है कि ध्यान सुनो। ठीक है, खो नहीं, यहाँ पे यहीं पे रहो। ठीक है, ध्यान सुनो। मतलब कि एक कोई बंदा होता है जो कि पूरी टीम को मैनेज करता है, और साथ में उस जो भी आपके आइडियाज है उसको डॉक्यूमेंट करा जाता है प्रायोरिटी के बेसिस में, क्या चीज़ हमको पहले चाहिए, और एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी है, हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मतलब हुआ कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ आइडियाज हमको कलेक्टिवली दिए जाते हैं और जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको, समझ आएगा। थोड़ी देर फिर से देख लो, तुम लोग नोट्स खोल के बैठो जो कि मैं कह रहा हूँ, तभी तुम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ और थी कि जो इंटरव्यूज़ वाला जो प्रोसेस था हमारा पहले वाला, उसमें हम लोग क्या बताया कि ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा जो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ होते ही नहीं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, उसका जो एजेंडा होता है वो कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है,
और उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रॉपरली डिजाइन होते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं। और मतलब एक फ्लो होता है कि जैसे आप किसी पॉडकास्ट में जाओ तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और डीप में जाते जाते हैं, सेम उसी तरह आपका इंटरव्यू में वहाँ पे उस टाइम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट है वो ओपन एंडेड इंटरव्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो यार देखो अब हमारे पास है कि हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में तो हम लोग के जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी वो हो सकती है पहले की लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ की, मतलब कि अब आपका कोई ग्रुप है प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब आपने कोई टेक्नोलॉजी बताई कि हम लोग ये यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बना लेंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हो सकता है आपने कहा कि हम लोग वेब डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे, रिएक्ट का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग अपना वेबसाइट बना सके। ठीक, लेकिन अब आपके दोस्तों को तो रिएक्ट नहीं आती। ठीक है, तो वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम हो सकती है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब किसी लैक ऑफ नॉलेज, लेस नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक कैसे फैक्टर हो सकता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का। एलिसिटेशन का मतलब याद रख लेना फिर से कि कोई भी फेचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक, और अब जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है कि यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज इन सेंस यहाँ पे एक आप क्या कहते हैं उसको, सॉफ्ट स्किल वाली लैंग्वेज भी कह सकते हो, अपने बोलने चालने वाली लैंग्वेज भी कह सकते हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू मराठी गुजराती इस तरह के भी कह सकते हो आप लैंग्वेज। और लैंग्वेज में यहाँ पे आप डेवलपमेंट लैंग्वेज की भी बात कर सकते हो कि अगर आपका क्लाइंट चाह रहा है कि आप पाइथन में बनाओ तो आप हो सकता है आपको पाइथन ना आती हो तो आप कहोगे कि नहीं भाई मुझे तो C++ में आती है, मैं तो उसी में बना पाऊंगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आप जिस डेवलपर के पास गए उसके पास लैक ऑफ स्किल्स हो, मतलब कि उसने आपका प्रोजेक्ट ले तो लिया। ठीक है, उसने कहा उसने कोशिश करी लेकिन वो बना नहीं पाया। ठीक, क्यों नहीं बना पाया, बल्कि आसान प्रोजेक्ट था क्योंकि उसके पास लैक ऑफ स्किल्स थी, उसके पास डीबगिंग स्किल्स नहीं थी, उसके पास रिसर्च करने की स्किल्स नहीं थी। तो ये सब एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, फिर आता है आपके पास यूजर इज नॉट प्रोवाइडिंग सम इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सम रीजन। ठीक, अब मतलब कि अब आपका जो भी क्लाइंट है वो आपको पूरी बात नहीं बता रहे कि उसको क्यों चाहिए ये प्रोजेक्ट, या फिर ये वाला ऑप्शन उसको क्यों चाहिए। इस ऑप्शन में अगर उसने कहा है कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर का वो बनाना है कि ChatGPT जैसा बनाना है। ठीक है, अब उसने बताया कि इसमें कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डालने। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि सारे नहीं डालने। ठीक, अब वो पता ही नहीं रहा कि क्यों नहीं डालने, क्या क्या डालना है। ठीक, उसने कहा अपने आप से देख लो। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना, तो आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका डेवलपर है उसको आपको देनी पड़ेगी डिटेल में, तभी एक आपका अच्छा आउटकम बन सकता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी का। ठीक, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब फिजिबिलिटी स्टडी होता है कि हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या वो प्रोजेक्ट बनना हमारा सक्सेसफुल है कि नहीं है। मतलब एक अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, और उसमें हो सकता है आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि हम बनाएंगे बनाएंगे, तो क्या वो फीजिबल है, क्या आपके आपके पास इतना पैसा है कि आप उस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा सको। अगर नहीं है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव वे ढूंढोगे ना, तो वो सब आता है फिजिबिलिटी स्टडी में कि क्या हम जो भी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं क्या वो फीजिबल है हमारे प्रोजेक्ट के लिए कि नहीं, कि हमारा जो भी काम धंधा जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सब फीजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब आता है इसमें हमारे पास टाइप्स टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। पहला होता है हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी। पहली होती है टेक्निकल टेक्निकल फिजिबिलिटी, FEA, देख लेना जो भी तो इस स्पेलिंग। ठीक है, तो टाइम नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, जो सेकंड होती है वो होती है हमारे पास ऑपरेशनल ऑपरेशनल ठीक है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी मुझे पता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। जो तीसरा होता है वो होता है हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। और जो चौथा होता है वो होता है लीगल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक का मतलब तो वही हो गया कि आपके पास पैसे वाला इकोनॉमिक। ठीक है, चौथा होता है आपके पास क्या था, लीगल फिजिबिलिटी, सॉरी लीगल फिजिबिलिटी। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी।
ठीक है, सॉरी शेड्यूल फिजिबिलिटी। क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, देखो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, तब तक लाइक ना किया तो लाइक कर दो। मेरे पास भी थोड़ी टाइम की कमी रहती है लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास होता है फिर से शेड्यूल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, अभी इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या था, फिर से बता दे रहा हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, उस बारे में हमको पता लगाना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग को पता रहनी चाहिए। ठीक है, इन सब के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है। तो जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है अब हमारी, वो होती है कि क्या हम अपना जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या उसके लिए हमारे पास अवेलेबल टूल्स है कि नहीं है, क्या हमारे पास उन चीज़ की एक्सपर्टीज है कि नहीं है। ठीक है, और इसी टेक्निकल फिजिबिलिटी से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास जो भी ग्रुप है क्या हमारा टीम जो है इतनी केपेबल है कि हमने जो आइडिया सोचा है उसको हम प्रैक्टिकली बना सके। ठीक, ये सब आता है हमारे टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। 2 या 3 पॉइंट है, मुश्किल से। ठीक, फिर आता है हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि क्या हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या उसको डेली लाइफ में हमारा कोई इम्पैक्ट है। ठीक है, क्या हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या उसको हम अगर ग्लोबली लॉन्च करें या ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह अगर हम लॉन्च करें या जो भी हम लॉन्च करें उसमें क्या क्या एफर्ट्स हमारे नीड रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स हमें लगेंगे, क्या क्या मैन पावर हमें लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज की हमें नीड होगी, वो सब आता है हमारे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर। ठीक है, मतलब कि आप कोई लेट से कि ई कॉमर्स वेबसाइट खोल ले, आप अपनी दुकान खोल लो। ठीक है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट चालू की तो आपको अब उसमें किसी ने ऑर्डर किया तो आपको मैन पावर चाहिए कि वो ऑर्डर आपका डिलीवर करे। ठीक है, तो इस तरह करके जो भी आपके ऑपरेशनल उस जगह को ऑपरेट करने के लिए आपकी जो भी फिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो सब आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि पैसा, पैसा होना चाहिए दोस्त। ठीक है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। मतलब कि अगर लेट से आप कोई आईओटी का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसमें आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, आपको सेंसर्स खरीदने पड़ेंगे, लेकिन क्या आपको इतना बजट है कि आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये खर्च करके एक प्रोजेक्ट बना सको जिसकी गारंटी नहीं कि वो चलेगा। ठीक है, और इस एस्टिमेट को लगाने के लिए हम लोग रोम का यूज़ करते हैं, ROM, मतलब रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमारे पास इतना इकोनॉमिक है कि नहीं है। ठीक, और इसमें सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वगैरह डेवलपमेंट की सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। तो अब आता है हमारे पास लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी क्या होता है? लीगल फिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या फिर जो भी करोगे तो जो भी प्रोजेक्ट है आपका वो किसी रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा, किसी लॉ को ब्रेक तो नहीं कर रहा। जैसे कि हम फुकरा भाई का एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे फुकरा भाई ने सैनिटाइजर का बिजनेस चालू किया। ठीक है, उन्होंने लीगल फिजिबिलिटी नहीं देखी। मतलब कि सैनिटाइजर जैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको एक लीगल आप मतलब एक लॉ के अंदर आता है वो चीज़ जो भी है XYZ मैटर। तो उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने परमिशन नहीं ली, तो इसलिए उनका वो सीज हो गया और उनको घाटा हो गया। ठीक है, जो भी है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि शेड्यूल करना। मतलब कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, जैसे कि आपके कॉलेज वॉलेज में होता होगा कि आपके टीचर आपको कहते हैं कि मेरे को प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस या प्रपोजल वेंसडे तक चाहिए, फ्राइडे तक चाहिए। ठीक है, हम लोग मक्कार हैं, हम लोग कहते हैं कि ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तो करेंगे भाई जब भी हमारी मर्जी होगी। ठीक है, दिल पे मत लेना। तो मतलब ये हो गया कि आपका शेड्यूल फिजिबिलिटी की मतलब आपने जो डेडलाइन दी गई, आपकी जो डेडलाइन है वो उस टाइम तक आपने अपना प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया और आपको डिले हो गया। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को गैंट चार्ट्स वगैरह बनवाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास DFD। DFD का मतलब क्या होता है?
नाम तो बहुत सुना होगा, यूज भी किया होगा, ठीक है। डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका आपको एक डेटा फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा, कि मतलब हमारा बैकएंड में लेट्स से कि हमारा जो भी हमारा कमांड है, हमारे इनपुट वॉइस, ठीक है, जैसे जारविस के लिए क्या था, हमारा इनपुट वॉइस इज गोइंग टू टू एनएलपी और मशीन लर्निंग वॉट एवर कमांड्स, ठीक है, और वहाँ से प्रोसेस होकर हमारा आउटपुट की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा डेटा फ्लो डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ से फ्लो के जा रहा है, किस पैटर्न में, ठीक है। तो ये आता है आपका डीएफडी के अंदर, ठीक। और इसको बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में बनाया जाता है। ग्राफ मतलब डिज़ाइन से या फिर एनिमेशन से या समथिंग समथिंग के फॉर्म में, ठीक है, ज़्यादा मत लिखो, थोड़ा बहुत लिख देना। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे, जैसे कि इसमें मल्टी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन डीएफडी में क्या कहते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डीएफडी में एसेंशियल चीज़ें क्या है। तो डीएफडी की एसेंशियल चीज़ें हैं वो होती हैं आपकी जो भी नेम है, ठीक है, वो यूनिक होना चाहिए। मतलब आपके प्रोजेक्ट का नेम जो भी है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक। और प्रोजेक्ट का नेम हो गया, और जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर आपने लेट्स से ये आपकी कोई फाइल है, ठीक है, आपने इसका नाम दिया इनपुट फाइल, ठीक। ये आगे जा रही है कहीं पे आपके मशीन लर्निंग मॉडल पे, ठीक है। अब इसने आपने इसका नाम मॉडल दे दिया, ठीक। और लेट से ये आपकी जेसन फॉर्मेट की फाइल है, ठीक है। और जो दूसरी आपके पास फाइल है इनपुट की, वो है पाइथन फॉर्मेट में, उसको भी लेकिन आपने नाम दे दिया इनपुट फाइल, ठीक है। तो अब डीएफडी में ये चीज़ डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो इनपुट फाइल है, ये जेसन हमने नहीं लिखा, जेसन तो मैंने खाली बताया कि ये जो हमारी इनपुट फाइल है और ये जो इनपुट फाइल है कौन सी किस फॉर्मेट की फाइल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग नाम डिफरेंट यू और यूनिक लेने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका नाम मैंने लिख दिया इनपुट फाइल ऑफ जेसन, इसका नाम लिख दिया इनपुट फाइल ऑफ पाइथन, ठीक है। आई होप बात समझ आई हो। इसको डालते हैं। तो यार फ़ोन ऑन रख दो, फ़ोन अगर चला रहे हो तो फ़ोन नहीं चलाने का, पढ़ाई लिखाई करने का, ठीक। तो बेसिकली अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास एसेंशियल, कि ये जानना ज़रूरी है कि जो डीएफडी है वो कोई फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है। फ्लो चार्ट में हमारे पास एरोज और वो सब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीएफडी में जो एरोज यूज़ करते हैं वो डेटा शो करता है हमारा, कि मतलब डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। और वो जो एरोज होते हैं वो कुछ शो नहीं करते, मतलब कि फ्लो चार्ट जैसा कुछ नहीं शो करता है, ठीक है। तो हम लोग को डेटा ही शो कर रहा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है कि द डीएफडी शुड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल द डीएफडी लेवल्स। डीएफडी लेवल्स, तो डीएफडी लेवल्स होते हैं हमारे पास, यानी कि 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, ठीक है। इस हमें कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए, ठीक। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ सिंगल डीएफडी कैन हैव मैक्सिमम प्रोसेस अप टू 9 टू मिनिमम 3 प्रोसेस। मतलब कि आप कम से कम आपके जो डीएफडी इसमें मिनिमम 3 प्रोसेस से मैक्सिमम 9 प्रोसेस तक आपको शो करना ही होता है, ठीक। जो 0 लेवल डीएफडी होता है और जो 1 लेवल होता है उसको टू लेवल होता है, उसके बारे में अब देखेंगे हम लोग। अच्छा, वो लेवल्स ऑफ डीएफडी में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएफडी में हम लोग सिम्बल्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। 2 सेकेंड, 3 2 1 गो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो हम लोग डिज़ाइन और जो भी हम लोग एरोज वगैरह यूज़ करते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखो, डेटा फ्लो के लिए हम लोग कर्व जैसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसके लिए सर्किल यूज़ कर रहे हैं, जो भी रेक्टेंगल है उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, और जो भी डेटा स्टोर है उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी शक्ल हटा देता हूँ वहाँ से, ठीक है। 2 सेकेंड, 3 2 1 गो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, थोड़ा बैक कर लेना, ऊपर वाला नोट कर लेना, फिर फॉरवर्ड करके पीछे वाला नोट कर लेना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सब तो हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ डीएफडी में, ठीक है। लेवल ऑफ डीएफडी में जैसे कि हमारे पास जो है पहला 0 लेवल डीएफडी। तो 0 लेवल डीएफडी में हम लोग क्या करेंगे, तो जो 0 लेवल डीएफडी होता है उसमें ये होता है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे होगे
इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ज़ीरो लेवल डीएफडी है उसमें क्या हो रहा है। मतलब कि हमारे पास जो भी एक पैसेंजर है, ठीक है, उसको क्या करना है, रेलवे का रिजर्वेशन करना है। ठीक, इसमें ना जो देखो जो पैसेंजर है, ठीक है, यहाँ पे पैसेंजर को बुक करना है तो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है, ठीक है, कैंसिलेशन का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन टिकट का इन्फॉर्मेशन सिर्फ रेलवे रिजर्वेशन वाले या फिर एडमिन से आ सकता है। इस पे इसको जीरो लेवल डीएफडी इसलिए कहते हैं क्योंकि सब देखो एक ही प्लेन पे है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रेलवे रिजर्वेशन है और एक एडमिन है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मतलब एक एडमिन है, ठीक, और एक यूआई जैसा है रेलवे रिजर्वेशन का, जहाँ पे कंट्रोल है एक एडमिन के पास और एक पैसेंजर है उधर से, जो कि सब एक ही प्लेन में सब लाइक कर रहे हैं, ठीक, कोई मल्टीपल सोर्सेज इधर उधर से नहीं आ रही, इसलिए इसको जीरो लेवल डीएफडी कहते हैं। ठीक, एक एग्जांपल आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये देखो, अब ये जो है ये है वन लेवल डीएफडी, ठीक है। वन लेवल डीएफडी में क्या है, वन लेवल डीएफडी में आपको देख रहा होगा कि कोई किसी एक पोजीशन पे, एक किसी प्लेन पे हम लोग नहीं लाई कर रहे हैं, हम लोग एक लेवल ऊपर भी गए हैं और ऊपर से भी सोर्सेज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। मैं अपनी शक्ल फिर से हटा लेता हूँ ताकि आप लोग फिर से नोट कर सको या बना सको, ठीक, ठीक है। तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लो, तब तक मैं भी पानी यानी पी लेता हूँ। हो गया नोट, वीडियो पॉज कर लेते हैं। चलो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। और फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है एक टू लेवल डीएफडी है, गूगल से निकाल लिया था जीएफजी का, ठीक है। इसको देख के आप समझ सकते हो कि क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। इसमें आपको एक लेवल तो मिलेगी, बेस लेवल, उसके ऊपर लेवल मिलेगा, उसके ऊपर भी देखो जा रहा है डेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको टू लेवल, 0 1 2 तीन लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग डीएफडी वर्सेस फ्लो चार्ट पे, है ना। तो डीएफडी और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो डीएफडी होता है वो एक फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो हम लोगों को एक प्रोसेस और उसका डेटा का जो फ्लो होता है वो हम लोग को दिखाता है, और बल्कि जो डीएफडी होता है वो हम लोगों को एक फ्लो ऑफ, एक प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। जो डीएफडी है वो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल बता रहा है, जो फ्लो चार्ट है वो हमारा प्रोसेस और डेटा कैसे कैसे फ्लो होगा वो दिखाता है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल से मतलब यहाँ से प्रोग्राम चल के कहाँ जाएगा हमारा प्रोग्राम, ठीक। तो जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो डीएफडी होता है वो वो एक सिस्टम का व्यू होता है जो कि एक लोअर लेवल पे होता है, मतलब कि इट इज़ अ व्यू ऑफ अ सिस्टम एट अ लोअर लेवल, ठीक। जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो हमारा सिस्टम का व्यू होता है एक हायर लेवल पे, ठीक है। फिर जो डीएफडी होता है वो हम लोग को शो करता है कि एक सिस्टम का फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक। और एक हमको जो फ्लो चार्ट होता है वो ये डिफाइन करता है कि एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी कैसी है, मतलब कि जो डीएफडी है इट शोज द हाउ टू मेक सिस्टम फंक्शन, ठीक। और जो फ्लो चार्ट है इट डिफाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। जो डीएफडी होता है इट इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक। जो फ्लो चार्ट होता है इट इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। जो डीएफडी होता है उसके दो लेवल, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल डीएफडी और एक होता है लॉजिकल डीएफडी, ठीक। जो फ्लो चार्ट होता है वो होता है सिस्टम फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो चार्ट, डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट और प्रोग्रेस फ्लो चार्ट, ठीक है। ये सब याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे, 2 नंबर का शायद डिफरेंस आएगा, लेकिन 4 से 5 पॉइंट लिख के आना, नंबर पक्का मिलेंगे। थोड़ा बहुत जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेना डीएफडी कैसा दिखता है, फ्लो चार्ट कैसे दिखता है। ये देखो, अच्छा मेरे पास ना एक इमेज है वो दिखाता हूँ, 3 2 1। तो ये जो दिख रहा है आपको डीएफडी वर्सेस फ्लो चार्ट का दिख रहा है। डीएफडी में देखो हमारे पास डेटाबेस भी शो कर रहा है हमारे पास, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी प्रोजेक्ट का, और क्या है टाइम शीट मैनेजमेंट। तो मतलब कैसे हम लोग एक प्रोसेस को किस किस वे में डिवाइड कर रहे हैं हमको वो डीएफडी शो कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो फ्लो चार्ट है वो हमको प्रोसेस दिखा रहे हैं कि हमें जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद इनपुट लेगा, इनपुट के बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, ये तो हमारे पास फ्लो चार्ट। डीएफडी हमारे पास डेटा बेस और उन सबका मिक्सचर बन के एक दिखाता है कि हमारा कोड कैसे काम करता है, प्रोग्राम हमारा का फ्लो कैसा है, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो।
नहीं आए हो तो भी कोई बात नहीं, ट्राई करना, 2 बार पीछे करना आगे करना, वीडियो समझ आ जाएगा। कोशिश करता हूँ मैं भी। तो हमारे पास जो आगे है वो है एक ऐसी बला जिसका आपने सुनी होगी बहुत, नहीं नहीं फिर से, एक ऐसी बला जिसकी सुनी होगी आपने कई सारी कला, जिसको कहते हैं हम लोग आम, लेकिन नाम है उसका ई आर डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास अगला है ई आर डायग्राम। ई आर डायग्राम क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, हमारे पास एक एंटिटी और उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा है वो हम लोग को बताता है ई आर डायग्राम। ठीक है, अगर आप लोगों ने ई आर डायग्राम अपना DBMS वगैरह में पढ़ा होगा तो वो वही चीज़ है। ठीक है, बस उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। तो बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स आर यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक, दे हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सिस्टम एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर. It is often used as a basis of data flow diagrams or DFDs as they are commonly known. ठीक है, for example, an inventory software used in a retail shop will have a database that monitors elements such as purchases, item type, item source, item price. तो हमारे पास जो EI डायग्राम है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है, something something like this, और कैसे बना दूँ ऐसे, मतलब समथिंग आप बनाए होगा यार DBMS में। अब फोटो निकालने में टाइम लग जाएगा मुझे, तो इसलिए ऐसे ऐसे बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे समथिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक एंटिटी के बीच में कितने रिलेशनशिप्स होते हैं, आप कोई भी यार डायग्राम उठा के छोटा मोटा आप दिखा सकते हो, एज एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है, देखो अच्छा मैंने एक यार डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अगर आई होप दिख रहा होगा ये। पहले हमारे पास है 22। ठीक है, उसके यहाँ पे लिखा है शॉपर, यहाँ पे लिखा है आइटम टाइप, ये है आइटम, ये है प्राइस, ये है सोर्स। ठीक है, आइटम सोर्स और आइटम प्राइस। ठीक, मतलब एक चीज दिखा रहा है कि एक शॉपकीपर को किस तरह आपका आइटम खरीदने बेचने और वो सब वाला सिस्टम है, जो भी इसका एक डेटाबेस है, जो भी कह लो, कैसे वर्क कर रहा है, एक एंटिटी और रिलेशनशिप के डायग्राम के बीच बना के दिखाया। ठीक है, ज़्यादा मत घुसो, DBMS वाला कंसेप्ट है, एक बार नज़र डाल लो बना लोगे। तो अच्छा अभी ये बात करते हैं कि EI डायग्राम बनाते कैसे। तो EI डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई ऑल, क्या कहते हैं उसको, एंटिटीज़, सारी एंटिटीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, उन सब के बीच के रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। ठीक है, वो सब ऐड कर दो। मतलब कि कुछ 3-4 प्रोसेस है, 4-5 जो भी हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको आइडेंटिफाई ऑल एंटिटीज़। ठीक है, आपको जो भी आपके पास जो भी डेटा गिवन है उसमें आपको एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, और एंटिटी का मतलब होता है बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई प्लेस, कोई नाम, कोई चीज़। ठीक है, उसको आप एंटिटी कह सकते हो। अब यहाँ पे जो एंटिटी है वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो शॉपर है वो एक एंटिटी है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे, वो दिखाता है, मतलब इसके थ्रू, ये जो दिख रहा है ये जो सिस्टम है, मतलब कि जो शॉपर है वो 22 आइटम। ठीक है, शॉपर 22 आइटम, एक रिलेशनशिप दिखा रहा है आइटम और शॉपर के बीच में कि क्या है, कि मतलब कि वो सामान खरीदता है। ठीक है, आइटम भी एक तरह की एंटिटी है। ठीक, और भी चीज़ें होती है इसमें, वीक एंटिटी होती है। वीक एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल बॉक्स से। ठीक है, और जो हमारे पास मल्टी लेवल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक, और क्या है, वीक रिलेशनशिप्स। वीक रिलेशनशिप मतलब ये जो डायमंड वाला बॉक्स है इसी में डबल बना दो, कोई भी चीज़ वीक होगी तो वो डबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ लो। एट्रीब्यूट्स ये होते हैं जो सर्कुलर है, ये एट्रीब्यूट्स है। इसके आइटम में क्या क्या आता है? आइटम टाइप आता है, आइटम का प्राइस आता है, आइटम का सोर्स आता है। तो ये सब हो गए इसके एट्रीब्यूट्स की खूबियाँ, उसकी जो भी कह लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिसीजन टेबल वर्सेस डिसीजन ट्री। ठीक है, तो हमारे पास जो डिसीजन ट्री होता है वो क्या होता है? डिसीजन ट्री आर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशंस एंड एक्शंस। हमारे पास जो भी कंडीशन और एक्शंस होती हैं उन सबको एक अगर टेबल में हम लोग बना के दिखा दे तो एक डिसीजन ट्री, सॉरी, एक डिसीजन टेबल बन जाती है। ठीक है, डिसीजन ट्री क्या होती है? डिसीजन ट्री आपने देखा होगा, जैसे मैंने ML की वाली वीडियो बनाई थी
एक डिसीजन ट्री मतलब कि एक ये है, एक यहाँ से नोड आई, यहाँ से एक 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 नोड आई, यहाँ से ठीक है, ये है मेंटोस जिंदगी। तो डिसीजन ट्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो भी पाथ सिलेक्ट करेगा वो होगा उसका डिसीजन, और जहाँ पे भी पहुंचेगा वो होगा उसका डेटा सेट, या फिर जो भी कह लो उसका आउटकम क्या है, ठीक है। और डिसीजन टेबल मतलब कि हमने कोई भी हम लोग को डिसीजन लेना है कि लेट्स से आइसक्रीम, अगर यहाँ पे लिखा है येस मतलब कि आइसक्रीम हाँ खाने लायक है, खाने लायक नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा नो। मतलब इस तरह का कोई भी एक टैबुलर फॉर्म में जो भी डेटा होता है हमको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमको ये चीज़ करनी कि नहीं करनी, वो होती है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डिसीजन ट्री, ठीक है, ऑब्वियसली डिसीजन ट्री से डिसीजन टेबल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिराइव डिसीजन ट्री फ्रॉम अ डिसीजन टेबल। हम लोग ये नहीं बता सकते कि हमको अगर इस नोड से यहाँ पे जाना है तो ये कौन क्या है, ये सही पाते या क्या है, फिर ये सही पाते, ये चीज़ हम टेबल से नहीं बता सकते, ठीक है। वो चीज़ हम लोग ट्री से टेबल जरूर बना सकते हैं, लेकिन टेबल से ट्री नहीं बना सकते, ठीक है। फिर आता है इन डिसीजन ट्रीज वी कैन इंक्लूड मोर देन वन और कंडीशन। ओके सॉरी, हम लोग एक डिसीजन टेबल में एक से ज्यादा और कंडीशंस लगा सकते हैं। और कंडीशन मतलब ये वाली OR वाली और कंडीशन, मतलब वन लिखते हैं ना हम लोग तो ट्रू हो जाता है, मतलब वैसी वाली और कंडीशंस हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। बट इधर की साइड क्या होता है, इन डिसीजन ट्री वी कैन नॉट इंक्लूड मोर देन वन और कंडीशंस, मतलब कि हम एक से ज्यादा और कंडीशंस नहीं लगा सकते। और डिसीजन टेबल क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब कि अगर आपको जैसे डिसाइड करना है कि आपको आइसक्रीम खानी है कि नहीं खानी, तो येस और नो का एक कॉलम होगा, तो एक छोटा डेटा सेट है, आपको डिसाइड करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम लोग डिसीजन टेबल यूज़ कर लेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डाइवर्स है, इसलिए हम लोग यूज़ कर देंगे डिसीजन ट्री। नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन टेबल इज यूज फॉर सिंपल लॉजिक ओनली, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और इट कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जो कि मैंने अभी बता दिया। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि हमारा जो अब टॉपिक है वो है SRS डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं साफ कर दूं। जल्दी से बताओ कितनी फिजिबिलिटी होती है, कमेंट्स में लिख दो कितनी फिजिबिलिटी थी, याद करो, पीछे जाओ देखो फिर से, भूलना नहीं। तो SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है मेरे पास, SRS डॉक्यूमेंट इज का मतलब SRS, द फुल फॉर्म ऑफ SRS डॉक्यूमेंट इज सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकेशन गलत मत लगाना, इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ अ प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। इन शॉर्ट, the purpose of this SRS document is to provide a detailed overview of our software project, of our software product, its parameters and goals. This document describes the project target audience and its user interface, hardware software requirements. मतलब बेसिक काम यह है इसका कि एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन सबको जितना भी हमने कुछ जो कुछ पढ़ा उन सबको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर दिया गया है। मोटे मोटा बात कि सॉफ्टवेयर क्या था, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स। इसमें पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक, इसके क्या है पार्ट्स और कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक। पहला होता है बस इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास जनरल डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक। फिर तीसरा होता है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल, या तो थोड़ा रटना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक। फिर आता है चौथा इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक। फिर आता है हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन कंस्ट्रेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और डिजाइन कंस्ट्रेंट। लिखते चलो दोस्त, फोन चला तो रख दो साइड में, दूर फेंक दो फोन, आंखों के सामने ही मत रखो।
फिर आता है नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट ठीक है। फिर आता है 8 पे प्रिलिमिनरी शेड्यूल एंड बजट। इसको मैं लिख दे रहा प्रिलिमिनरी शेड्यूल ठीक है एंड बजट। स्किप करके आगे देख लेना यार तुम लोग तो यार, कोई बात नहीं। फिर आता है अपेंडिसीज। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? DICES ठीक है, अपेंडिसीज ठीक है। इसके बारे में भी अब पढ़ना पड़ेगा। तो जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हमारे पास आता है पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, स्कोप क्या है डॉक्यूमेंट का। स्कोप का मतलब कि हमारा क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज़, डिस्क्रिप्शन बेसिकली उसका क्या है हमारा, ठीक है। आउटलाइन वगैरह हो गया उसका, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका टाइम कितनी देर में होगा, वो सब आता है हमारा किसमें, ए स्कोप में। और जो पर्पस में आता है हमारा कि एम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पेज हमारा, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या है, वो सब ठीक है। फिर आता है आपका ओवरव्यू। इसमें आप बताते हो अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके एक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक सिंपल समरी होती है बेसिकली, इसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है आपका प्रोजेक्ट। फिर आता है आपका जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव यूजर का एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स और वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये सब आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। हाँ मुझे पता है पहले भी हम लोग ने मेंशन किया, लेकिन पहले छोटा मेंशन करें, उसके बाद लंबा लंबा मेंशन करना है, ठीक है। अब क्योंकि यही बवाल है तो करना पड़ेगा। फिर आता है बस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर it describes the soft it describes the possible effects of a software system, ठीक है। in other words what the system must accomplish, मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो उसका मेन गोल क्या है, उसका आप अकम्प्लिश सिस्टम आपका अकम्प्लिश कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके टेक्निकल इश्यूज क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आप इसमें मेंशन करते हो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है ना। देखो बहुत थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ मैं भी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। समझ लो एक बार क्या चीज़ है, बाद में लिख तो लोगे अपने आप, ठीक। फिर आता है आपका इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। आप यूआई में क्या क्या यूज़ कर रहे हो, जीयूआई यूज़ कर रहे हो, एपीआई यूज़ कर रहे हो, और क्या कहते हैं सीएलआई यूज़ कर रहे हो, या फिर जो भी इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, वो सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है। फिर आता है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम बताते हैं कि हमारा जो मॉडल बना है, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर बना है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट बना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसकी कैसा उसका रिजल्ट आ रहा है। फिर आता है आपके पास डिज़ाइन कंस्ट्रेंट। डिज़ाइन कंस्ट्रेंट में आता है आपके पास कि आपने क्या एल्गोरिथम वगैरह यूज़ करी है, आपने क्या हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, आपके कंप्यूटर के स्पेक्स रहे हैं, स्पेक्स मतलब चश्मा नहीं, स्पेसिफिकेशंस यार, ठीक है। फिर आता है नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट में आता है कि आपका कितना स्केलेबल है आपका प्रोडक्ट, कितना पोर्टेबल है, क्या ऐसी सिक्योरिटी है, इसकी डेटा इंटीग्रिटी कैसी है, डेटा रिडंडेंसी कैसी है, और मतलब ये सब आप फंक्शनल चीज़ें आप बताते हो, जो कि एक यूज़र का तो रिक्वायर्ड नहीं होता, बट किसी को आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप बता सकते हो, मतलब कंपनीज कभी कभी मानती। और फिर आता है प्रिलिमिनरी शेड्यूल। प्रिलिमिनरी शेड्यूल्स में आता है आपका क्या कह सकते हो, आपका बजट, आपका प्रोजेक्ट को आपको इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, और बाद में प्रोजेक्ट बनने के बाद आपकी कॉस्ट कैसी रही, ये सब आता है आपका शेड्यूल एंड बजट, ठीक है। फिर आता है आपका अपेंडेंसीज में। अपेंडेंसीज मतलब डेफिनेशंस हो गई, एक्रोनिम्स हो गए, एब्रिविएशन हो गए, रेफरेंसेस हो गए, वह सब इंडेक्स वगैरह जैसा, ठीक है। फिर जो हमारे पास है अब आता है वो आता है SQA। SQA का मतलब होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल वे टू एश्योर क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। मतलब कि हमें किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी वगैरह चेक करनी है, कैसा सॉफ्टवेयर, अच्छा है, बुरा है, मीडियोकर है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं SQA, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स होते हैं SQA प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मतलब कि एक देखो SQA क्या करता है, एक प्रोसेस होता है जो कि
डेवलपमेंट के पैरेलली चला करता है, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारे सॉफ्टवेयर को, प्रोजेक्ट को हमारे टाइम टाइम इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कि हमने कुछ बनाया, ठीक है, हमने के बाद उसकी SQA किया, हमने उसको एश्योर किया, हमने उसको टेस्ट किया कैसे इसका रिजल्ट आया, उसके बाद हमने उसको इन्हांस किया, और मतलब ये सब प्रोसेस आपका अंदर आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA के अंदर। तो SQA पहला बेनिफिट है कि SQA प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। पर हाई क्वालिटी एप्लीकेशन सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हाई क्वालिटी बना तो हाई क्वालिटी वाला सेव करेगा टाइम और कॉस्ट, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादा मेंटेनेंस की, बहुत लंबे टाइम तक मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग मेंटेन करते हुए चलते हैं, ठीक है। और फिर आता है इसकी हाई क्वालिटी का कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंक्रीजेस मार्केट शेयर्स, मतलब कि अगर आपका सॉफ्टवेयर ये सब अच्छा है, आपके अश्योरेंस अच्छी है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी है, तो आपको मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्ग टाइम लास्ट करेगा, मार्केट में आपको शेयर्स अच्छे मिलेंगे, आपको बेनिफिट अच्छा होगा, ठीक है। इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी क्रिएट उसको बनाने के तरीके को इन्हांस कर देता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में होगा हमारे पास, जहाँ तक है हाँ वो था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सॉरी, वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। जो SQA तो होता ही था, आपका खाली बेनिफिट्स और वो सब आया है, किस्मत ही खराब हुई तो भी कुछ नया आएगा, नहीं तो इतना ही आता है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन वैलिडेशन मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बेसिकली वेरिफिकेशन होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या हमने प्रोडक्ट सही बनाया है, मतलब कि हम लोग आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हमें यही चाहिए था। और वैलिडेशन में आता है कि आप क्लाइंट को क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है, क्या मतलब आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ये आता है आपका वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन में आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ठीक है। स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, स्टार्टिंग वाला वीडियो जाके देख सकते हो, मतलब वीडियो नहीं, मतलब स्टार्टिंग में आप जाके देख सकते हो। तो जो वेरिफिकेशन होता है उसके जो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड डज नॉट हैपन इन द वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग, मतलब जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा वेरिफिकेशन टेस्टिंग में नहीं होता है, और वैलिडेशन में हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, मतलब हमारा कोड को चला के देखा जाता है वैलिडेशन में। और वेरिफिकेशन में हमारे पास पर्पस होता है, मेन आइडियोलॉजी होती है कि ये काम हमारा करेगा कि नहीं, क्या हमको यही पर्पस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। इन वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग वी कैन फाइंड द बग्स अर्ली इन डेवलपमेंट फेज, मतलब कि हम लोग जब वेरीफाई करते कोई चीज़, हमने कोई फंक्शन बनाया, उसको हमने वेरीफाई किया कि क्या था, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या मतलब कि अगर हमने वेरीफाई किया, अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, क्या हमने उसको सही तरीके से बनाया है कि नहीं, तो ये सब अगर हम पहले वेरीफाई करके चलेंगे तो हमको डेवलपमेंट फेज में ही हम डीबगिंग करते हुए चलते हैं, तो हमको बाद में प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होती है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा टाइम लेना, ठीक है, मुझे भी खींचना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन इज डन बिफोर वैलिडेशन टेस्टिंग, ठीक है। वेरिफिकेशन जो होती है वैलिडेशन टेस्टिंग के पहले करी जाती है, ठीक। इन वैलिडेशन टेस्टिंग वी कैन फाइंड दोज बग विच आर नॉट कॉट इन वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बग नहीं पकड़े गए वो हम लोग इसमें पकड़ लेते हैं, कहाँ पे, वैलिडेशन में, ठीक है। और आफ्टर वेरिफिकेशन टेस्टिंग वैलिडेशन टेस्टिंग टेक्स प्लेस, हम लोग वेरिफिकेशन के बाद पूरा बन जाता है प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लोग वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू डिटरमाइन दैट इट परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस करेक्टली, मतलब कि हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनाए कि वो हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एंश्योर दैट इट परफॉर्म्स नो अनप्लान्ड फंक्शन, मतलब कि हमने कुछ ऐसा ना कर रहा हो जो कि हमने सोचा ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ और एक्स्ट्रा काम ना करता हो, ठीक है। मेजर एंड असेस द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है वो सब बताता है हम लोग को वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो यार अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ISO 9000 सीरीज। क्या नाम है? ISO 9000 सीरीज, ठीक है। क्या चीज़ है सीरीज? क्या मतलब इसको मॉडल्स कहते हैं बेसिकली, मॉडल्स, ठीक है, सीरीज नहीं बट सीरीज होती है इनकी। तो क्या है कि ISO फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये एक 63 कंट्रीज द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स और कुछ स्टैंडर्ड्स मांगती है या फिर देती है, जिसको फॉलो करके आप कोई प्रोजेक्ट, मतलब अपना कोई भी डेवलपमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो। जैसे कि ISO 9000, ठीक है, अगर मतलब कुछ सीरीज़ की बात करें, इसके जो मॉडल्स हैं वो है पहले कि ISO 9001, ठीक है। ISO 9001 का मतलब है कि ये जो ISO 9001 है ये अप्लाई होती है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन और सर्विसिंग ऑफ गुड्स जैसे काम करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि हर सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। ISO 9002 बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब सॉरी एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है जो कि डिज़ाइन और प्रोडक्ट तो नहीं करते बट उनके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ को कह रहा हूँ, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे स्टील का प्रोडक्शन करते हैं और बहुत सी जैसे रॉ मटेरियल्स इन सब का प्रोडक्शन करते हैं, वो उन सबको ISO 9002 मॉडल पे उन पे अप्लाई होता है, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि उनका टेक से रिलेटेड वर्क होता है लेकिन वो खुद टेक में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। फिर आता है ISO 9003, ठीक है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो कि टेस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि कुछ गैस कंपनीज हो गई, ठीक है, तो उन सब पे ISO 9003 लगता है। तो अब बात करते हैं कि वाई ISO सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ISO सर्टिफिकेट इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि बेसिकली देखो ISO सर्टिफिकेट एक इस तरह का सर्टिफिकेट हो गया जो कि जैसे IEEE का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और जैसे कि नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने नॉमेनक्लेचर्स पढ़े होंगे कि एल्यूमिनियम को AL बोलते हैं, तो AL ही क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी डिटरमाइन कर दी गई कि आप इसको इस तरह करके इंटरनेशनली ग्लोबली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरह ISO जो है एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो कि आप जिससे आपकी कंपनी इंटरनेशनली और ग्लोबली रिप्रेजेंट हो सके और कुछ स्टैंडर्ड्स जो भी आपके पास ISO मॉडल होगा, जो भी आपके पास ISO सर्टिफिकेट होगा, उससे ये पता चलता है कि आपकी कंपनी क्या क्या करने के लायबिल है, ठीक है, और ताकि आप कुछ गलत काम भी ना करो, ये भी होता है। तो दिस सर्टिफिकेट हैज़ बिकम ए स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल बिडिंग, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिज़ाइन हाई क्वालिटी रिपीटेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इट एम्फसिस नीड फॉर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपको प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट बनाने को कहता है ये। इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शनल प्रोसेस एंड टोटली क्वालिटी मेजरमेंट्स, मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट्स को ध्यान रखता है और आपके प्रोसेस और ऑप्टिमल प्रोसेस को ये रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है ये सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब किसी के पास अगर ISO सर्टिफिकेट है तो मतलब आप कह सकते हो कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इस तरह करके। तो एक फीचर्स ऑफ ISO 9001 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। 9001 के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, एक डॉक्यूमेंट कंट्रोल होना चाहिए आपके पास, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक रिव्यू, टेस्टिंग और हैंडलिंग, ठीक है, ये सब आपके पास होने चाहिए। क्या क्या, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, प्लानिंग, रिव्यू, टेस्टिंग और हैंडलिंग, ठीक है। फिर आता है हमारे लोग के पास ISO और SEI CMM में डिफरेंस। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ISO वर्सेस SEI CMM में डिफरेंस, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हो, अलग से जाके नोट्स वगैरह में आप देख सकते हो, मिल जाएगा आपको कहीं। ISO क्या होता है, ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। SEI CMM stands for Software Engineering Institute Capability Maturity Model, ठीक। ISO जो होता है इट इज क्रिएटेड फॉर हार्ड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो ये वाला होता है SEI वाला, वो होता है इट इज क्रिएटेड फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ठीक।
जो आईएसओ होता है, आईएसओ 9000 इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। और जो एसईआई और सीएमएम वाला जो होता है वो यूएसए और लेस वाइडली एल्सवेयर, मतलब कि बहुत कमी कहीं यूज़ होता है और मोस्टली यूएसए में यूज़ होता है। तो जो आईएसओ होता है हमारे पास, दिस एस्टैब्लिशेस वन एक्सेप्टेंस लेवल, ठीक है। और जो एसईआई होता है, इट 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 एसेसेस ऑन 5 लेवल, मतलब कि मोस्टली कि 5 लेवल में काम करता है, और ये वाला हमारा एक ही लेवल पे, मतलब एक ही एक्सेप्टेंस लेवल पे काम करता है। और जो आईएसओ होता है, इट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 3 years। और जो एसईआई होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होती सर्टिफिकेशन की, ठीक है। और जो आईएसओ होता है, इसका क्या होता है, इट फोकसेस ऑन इनवर्डली प्रोसेसेस। और जो एसईआई होता है वो आउटवर्डली प्रोसेस में बिलीव करता है, उस पर फोकस करता है। आईएसओ के कोई लेवल नहीं होते, एसईआई के 5 लेवल होते हैं। पहला इनिशियल, दूसरा रिपीटेबल, तीसरा डिफाइंड, चौथा मैनेज्ड, पांचवा ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। इन सबको आप नोट कर लो और लिख लो कहीं पे, ताकि आपको जहन में रहे, आपको याद रहे। और यहीं पे आपका होता है यूनिट नंबर 2 ख़त्म। मैंने पूरी कोशिश करी है 1 शॉट में पूरा कवर करूं और इजी रखूं, इसलिए थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करा है। अगर डिटेल में जाता तो बहुत कंफ्यूजिंग और ज़्यादा हो जाता, अभी भी रहा हुआ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है ना, बट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जितना ईजी रख पाऊँ रखूँ, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आते रहना। और बहुत जल्द एक अपडेट के साथ आऊँगा जो कि एलएलएम वाले अपडेट है। उसमें हम लोग यूआई बनाएंगे, नया चैट बॉट बनाएंगे, जारविस से बेटर बनाएंगे। मतलब ऑब्वियसली वो तो एक फिक्शन है, बट अपने अल जारविस से बेटर बनाएंगे। आप जाके सीरीज भी चेक कर सकते हो, और जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं ले आ पाऊँगा। तब तक आप लोग मुझे इसकी एक्साइटमेंट दिखाओ, जितनी जल्दी आप कहोगे उतनी जल्दी मैं ले आऊँगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि लेस एपीआईज हम लोग यूज़ करेंगे, और हो सकता है नो एपीआई यूज़ करें, ठीक है। और पूरा स्क्रैच से, ज़ीरो से मोस्ट एडवांस तक लेके जाऊँगा, ठीक है। जितना हो सके उतना इजी रखूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, किंगिश साइनिंग ऑफ।